मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन में आपको कहेंगे, मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। एक नया दिन है, खुशगवार दिन है, नया मौका है, नया एहसास है, नया जज्बा है और अगेन वही बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिन पर डेवलपमेंट भी हुई है, वो आज हम आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है। तो जनाब, हम हमेशा आपको पैगाम देते हैं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं भी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ क्योंकि हंसना मुस्कुराना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन आज के दौर में जहाँ पर महंगाई है, इतने सारे मसले हैं, हर कोई परेशान है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ ख़ास लोग हैं जो खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, यानी उनके लिए खुशी की कोई कीमत नहीं होती और वो खुश रखना जानते हैं। तो ऐसे ख़ास लोगों से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो दूसरों की खुशी का ज़रिया बनते हैं। शहर कायद से एक ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद होंगी जो लोगों में बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से शऊर उजागर कर रही हैं। उन्हें कानून की पासदारी सिखा रही हैं, लेकिन डंडे के जोर पे नहीं, मोहब्बत से। एक और ख़बर है, आज किसका दिन है? सार्फिन का दिन है। सार्फिन का आलमी दिन है और पाकिस्तान में सार्फिन को उनके क्या क्या हुकूक मिल रहे हैं, आज के शो में सार्फिन के हुकूक पर बात होगी। वैसे बहुत ज़्यादा जो रिसर्च है, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों में पता ही नहीं होता कि हमारे क्या हक हैं, बस उन्हें उनकी जिम्मेदारियाँ गिनवाई जाती हैं। तो आज एक आम आदमी, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा उसके क्या क्या राइट्स हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ खेल की कुछ बात की जाए तो जूडो और किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग का मिक्सचर, मिक्स मार्शल आर्ट पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। मुझे तो खेलना नहीं आता क्योंकि मुझे डर लगता है इस तरह के ख़तरनाक खेलों से, लेकिन इस खेल की चैम्पियनशिप भी शुरू होने वाली है। इस हवाले से भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जिक्र उन लोगों का जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनके बारे में खान साहब वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने बड़ी बातें की थी और बड़े दावे भी किए थे और उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी दिया था कि पाकिस्तान में जो तब्दीली है, जो बेहतरी है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तान की के ज़रिए आएगी और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है वो हिस्सा बनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं इस्लामाबाद में तो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं कुछ उससे वो इख्तलाफ करते नज़र आते हैं, खुश नहीं हैं। ये क्या मसला है और क्यों इख्तलाफ उनका है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में आके, इस्लामाबाद में आके क्या मुश्किलात रही हैं, ये आज हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में। लेकिन जिक्र करेंगे उस सियासत का जिसमें खूब गर्मा गर्मी मची हुई है, जुमलेबाजी भी हो रही है, जलसे भी हो रहे हैं, इजलास भी हो रहा है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी है, एहतजाज, धमकियां, जोड़ तोड़ और साथ ही साथ तंज के निश्तर भी चलाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं, लेकिन नंबर किसके पूरे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आगे हम जब बात कर रहे हैं ना कि सियासत की, तो दूसरी जानिब पीटीआई ने जो है वो कमर कसी है। एक तरफ है अपोजिशन जो कहती है नंबर पूरे हैं, तो दूसरी जानिब पीटीआई मुकम्मल तैयारी किए बैठी है। तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए पावर शो का फैसला किया है। कोर कमेटी के इजलास में वजीर आजम ने कहा है कि डी चौक पर 10 लाख इंसानों का समंदर होगा। कब? 27 मार्च को। तहरीक अदम एतमाद की कोई परेशानी नहीं है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक दिन पहले अदम एतमाद से ये सारी कौम देखेगी, डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का अज़्म। पीटीआई ने डी चौक पर बड़े जलसे की तारीख का ऐलान कर दिया। 27 मार्च को जलसे में 10 लाख अफराद की शिरकत का हदफ रखा गया है। मुल्क भर से लोगों को इस्लामाबाद लाया जाएगा। कोर कमेटी इजलास में वजीर आजम का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, न इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं, न हुकूमत। अपोजिशन का मसला ना महंगाई है, ना कारकर्दगी। तहरीक अदम एतमाद आजाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ लाई गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि जारहाना हिकमत अमली जारी रखते हुए करप्ट टोले को अवाम में बेनकाब किया जाएगा। कोर कमेटी ने सारी ने वजीर आजम साहब को इख्तियार दिया है कि जब उन्होंने इजलास बुलाना है, डी चौक के सामने जलसा होगा। तमाम पार्टी लीडरों को हिदायत की है कि यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। मामलात काफी बेहतर हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला और इत्तेहादी हमारे साथ होंगे।
वजीर आजम इमरान खान ने इत्तेहादियों को मनाने का टास्क वज़रा के सुपुर्द कर दिया। पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों के खिलाफ बयानात देने से भी रोक दिया। वजीर आजम ने डी चौक जलसे की तैयारियों की जिम्मेदारी असद उमर और आमिर कियानी को दे दी। मुल्क के मजीद शहरों में भी जलसे किए जाएंगे। ये तो पीटीआई की हिकमत अमली है ना, लेकिन मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का बाज़ाबता हम आगाज़ करेंगे। कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि तहरीके अदम एतमाद तक इस्लामाबाद में ही हम रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत धमकियां दे रही है, मगर हम इन्हें छठी का दूध याद दिलाएंगे। डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। क्या कहना था वो आपको दिखाते हैं। मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि 23 मार्च को पीडीएम ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को, पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर सहराहे दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा और जिसमें पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को बहिफाजत ऐवान तक पहुंचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। और जो धौंस और धांधली की जबान ये नाजायज और नाअहल हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, इंशाअल्लाह इस जबान को खामोश करना है, इन धमकियों को पीछे धकेलना है और उनको बताना है कि पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पूरी कौम का है। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के जरिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। उनको धमकियां दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। हुकूमत की तैयारी पूरी है और साथ ही साथ अपोजिशन की तैयारी भी पूरी है। खूब लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सेनेटर फैसल जावेद ने। फैसल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी हाँ, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, सुबह सुबह कैसा प्रोग्राम ज़बरदस्त आप करती हैं। और आज आप के लिए बिल्कुल आज मैं अपने को एंकर को बहुत मिस कर रही हूँ, बट लेकिन वो वेकेशंस पे गए हैं, कोई नहीं, खैर उनका हक बनता है। हक वैसे ऑपोजिशन जो कह रही है वो कह रही है कि हमारा हक है कि हम सड़कों पे ज़्यादा निकलें। खान साहब भी कह रहे हैं कि 27 मार्च को हम ये दुनिया को दिखाएंगे कि जो 10 लाख इंसानों का समंदर इकट्ठा करने जा रहे हैं आप लोग डी चौक पे, तैयारी मुकम्मल है? जी हाँ, बिल्कुल। हमने तो खैर जलसे हम एक एक दिन के नोटिस पे बड़े बड़े जलसे करते रहे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगी 27 मार्च को ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा पूरे पाकिस्तान से। और फिर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में पहुंच भी चुके हैं क्योंकि आज ओवरसीज का भी कन्वेंशन है। और 27 मार्च को इंशाल्लाह डी चौक में, आज़ादी चौक में, वही जगह जहाँ 126 दिन का धरना दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने 2014 में, उसी मकाम पर एक तारीखी जलसा होने जा रहा है 27 मार्च को। आप देखेंगे कि पूरी कौम का जो एतमाद है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। सही। अच्छा फैसल, एक चीज़ जिस हवाले से अपोजिशन भी बड़ी तैयार है और हम देख रहे हैं कि हुकूमती अरकान भी जब भी मीडिया पे आके बात करते हैं वो कहते हैं नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन भी यही कह रही है नंबर्स पूरे हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा ज़रा। कम नंबर्स किसके पूरे? अपोजिशन ने पूरे करने हैं। उनके 172 तो दूर की बात, वो 72 के लिए भी अब तितर बितर हो रहे हैं और अब वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 154 का नंबर वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो अब वो माजराई की तरफ जा रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों दे दी उन्होंने? ये तो सामने सामने पता चलता है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। इन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो तकरीबन तस्लीम कर ही ली है और एक बार फिर मार्च, अब जब वोटिंग का टाइम आ रहा है तो ये दोबारा महाजराई की तरफ जा रहे हैं और इससे बिल्कुल आश्कार है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है और उनकी शिकस्त बिल्कुल उनके सामने है।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तहरीक एतमाद बहुत बुरी तरह नाकाम हो रही है। सही। अच्छा फैसल, एक और चीज़ कि जब भी खान साहब मिलते हैं किसी भी इत्तेहादी से या पीटीआई का कोई भी वफ्द जाता है मुलाकात करने के लिए, वही इत्तेहादी बाद में अपोजिशन से भी मुलाकात कर रही होती है। ये कौन सी खिचड़ी है कि कभी अपोजिशन से मुलाकात की जा रही है, कभी हुकूमत से मुलाकात की जा रही है, अवाम भी परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। देखिए, मुलाकात सियासत में तो ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इत्तेहादी मिलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, एमक्यूएम पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ये हमारी मखलूत हुकूमत का हिस्सा है और जब जब भी वोटिंग का टाइम आया है, ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, जेडीए भी हमारा इत्तेहादी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस बारी भी जब वोटिंग का टाइम आएगा, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे और बाकी मुलाकातें वगैरह तो होती रहती है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, हाँ। लेकिन जब वक्त इम्तिहान आता है, इत्तेहादी हमारे साथ। सही। ठीक। अच्छा फैसल, एक बहुत अहम तरीन साथी खान साहब के बहुत करीबी दोस्त अगर मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं होंगी, जहांगीर तरीन साहब, उनसे रात गए हमजा शहबाज ने भी मुलाकात की। आप लोगों के भी यकीनन राबते हुए होंगे और हमजा शहबाज उनकी रिहाइश गाह पे गए। आपने खुद कहा कि ये राबते जोड़ तोड़ तो सियासत का हुस्न है। बिल्कुल, लेकिन हमजा के देखिए ना वो स्टेटमेंट जो आया है सामने उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि जी ये चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, तो उस पे मोहसिन शाहनवाज रांझा जो पीएमएलएन की हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा गांव के सारे चौधरी मर भी जाएं तब भी मरासी का नंबर नहीं आना। ये रिएक्शन आया है, उन्हीं की पार्टी से आया है। तो आपको इस बात से आश्कार है कि ना सिर्फ अपोजिशन की जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनके अंदर फूट है, बल्कि पीएमएलएन के अंदर भी एक बहुत बड़ी फूट आपको दिखाई दे रही है। अच्छा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये फूट के टूट फूट का ये शिकार हो जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद इंशाल्लाह नाकाम हो रही है। ये अदम एतमाद का वोट नहीं, ये अदम एतमाद का नोट चला रहे थे। अच्छा। और उसमें नाकामी के बाद अब ये अदम एतमाद के रोड पर चढ़ गए हैं। अच्छा। हम इन्हें कहते हैं भाई आप आओ, असेंबली में आओ, नंबर पूरा करो। 172 इन्होंने पूरा करना है। जब वजीर आजम इमरान खान ने वॉलंटरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, तो उस वक्त हमने 172 का नंबर पूरा करना था, हम तो 180 प्लस करके। अब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाया है, अब इन्हें नंबर पूरा करना है और उसका फोरम है नेशनल असेंबली। लेकिन ये रोड खेल रहे हैं, ये माजराई चाहते हैं, ये इस्लामी ममालिक की जो पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको ये सबुटाज करना चाह रहे हैं। मुस्लिम उम्मा की यकजहती के ऊपर एक ये हमला है, ये इस्लाम मुखालिफ, अमन मुखालिफ पाकिस्तान। जी, अब फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर, और गालिबन उनकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और जब ये जो मसला है ये रिजॉल्व हो जाता है तो फिर हम उनसे दोबारा बात करेंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे कानूनी, आईनी, सियासी और जमहूरी तरीके से। ये उनका हक है, आईनी हक है, हम उस हक को तस्लीम करते हैं और उसी अंदाज में हम उसको फेस करेंगे। अब मैं मंतक नहीं समझा, एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, तो मूवर्स भी वो हैं, ओनर्स जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, नंबर्स भी पूरे हैं, तो फिर उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? ये दलील है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, ये दलील है कि उनकी सफ़ों में इंतशार है, ये दलील है कि अभी तक उनकी कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इतफाक नहीं है। एक चीज़ पर इतफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। इसके अलावा क्या होगा, फ्यूचर सेटअप क्या होगा, नई हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या नहीं होगा, उस पर कोई इतफाक नहीं है। भांत भांत की बोली है, चूचू का मुरब्बा है, ना इनका नजरिया एक है, ना इनका मंशूर एक है, ना इनका झंडा एक है, ना इनका निशान एक है, ना इनकी मंजिल एक है। ये बताइए ईमानदारी से, आप मंझे हुए अपना जर्नलिस्ट हैं, क्या नून लीग वाले ये सारा एहतमाम कर रहे हैं कि बिलावल वजीर आज़म बन जाए? क्या बिलावल ये सारा तरद्दुद कर रहा है कि ये सेहरा
जो है वो शहबाज शरीफ के गले में चला जाए। ठीक है, क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का महवर अब जेयूआई के मंशूर को और नजरिए को बनाने लगी है? ये सब चीजें लोगों तक पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की आवाम असलियत जान चुकी है और लोग समझते हैं कि ये एक अनहोली अलायंस है, गैर फितरी अलायंस है। ये देर पा नहीं होगा, ये मुंतशिर हो जाएगा। इसकी एक बुलबुला है, वक्ती बुलबुला है और ये देर पा नहीं है और इंशाअल्लाह लोग देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो हमने आपको दिखाई। अगेन फैसल हमारे साथ मौजूद है। फैसल, वापस आपकी तरफ आती हूँ। एक तो अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा, सेकंड जो मेरा सवाल है वो भी प्लीज़ लीजिएगा। जहांगीर तरीन के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि आपसी इख्तलाफात या फिर उनसे राबता पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है वो क्यों नहीं कर रही है, क्यों ये इख्तलाफ ख़त्म नहीं हो पा रहा? देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ के मेंबरान का ताल्लुक है, जिनकी रिजर्वेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बातचीत से दूर हो जाएंगी, इसकी फिक्र ना करें, डोंट वरी, घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और हो रहा है ठीक। और इत्तेहादियों के साथ भी मामला जो हैं वो तकरीबन तय आ चुके हैं, इसलिए नथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेकिन मैं जो बात कर रहा था इस ब्रेक पे जाने से पहले, वो ये थी कि ये इस्लाम मुखालिफ एक एजेंडा है, ये पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है, ये अमन मुखालिफ एक एजेंडा है। वज़ीर आज़म इमरान खान वो लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाई, जिसने दुनिया के सामने इस्लाम का असल चेहरा रखा, अमन पसंद इस्लाम का असल चेहरा रखा, वो लीडर जिसने अक़वाम आलम में इस्लामोफोबिया और हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई, दुनिया को बावर करवाया। और वो लीडर जिसने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी की बुनियाद रखी, वो लीडर जिसने इंसानी हकूक और कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में उजागर किया, जिसने पाकिस्तान की इज्जत नफ्स, खुददारी, खुद मुख्तारी को बहाल किया, वो लीडर जिसने ज़हनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला और आज दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। आज डू मोर अगेन फैसल की आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हम दोबारा राबता करने की कोशिश करें, टेक्निकल इशू जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फैसल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही है मुझे। ठीक, सही है जी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और ये इसमें बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं और वो आश्कार है, क्योंकि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। फैसल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये कैसा एजेंडा है जिसमें अपोजिशन बड़े दावे ये भी कर रही है और दिखा भी रही है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग हमसे राबते में हैं और विकटें हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से विकटें गिरेंगी। नदीम अफजल चंद साहब की मिसाल भी हमारे सामने है। ये फिर किस चीज़ की इतना कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है अपोजिशन को? कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, भड़के है। इससे पहले भी जब वोटिंग हुई मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, इन्होंने बहुत भड़के मारी और बुरी तरह नाकाम हुए। पहले भी आप देखें, ये कहते थे हर महाज पर कि जी 10 लोग इनके हमारे साथ हैं, इतने लोग हमारे साथ हैं, कोई भी इनके साथ नहीं था। और अभी भी आप देखेंगी, दूर नहीं है, 27 मार्च को जलसा है इस्लामाबाद में और उसके बाद वोटिंग है और उसके बाद वोटिंग है और वोटिंग में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इन्हें सुकून आ जाएगा और इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। 27 मार्च को इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सही। अच्छा फैसल, शेख साहब ने कहा कि 1 अप्रैल को एक सरप्राइज देंगे हम अपोजिशन को। आपको पता है वो सरप्राइज शेख साहब या फिर पीटीआई क्या देने जा रही है? 1 अप्रैल को तो ये फूल डे है और बहुत बुरी तरह ये अभी भी फूल ही हुए हैं, सारे फूल का शिकार है और ये फूल ढूंढ रहे हैं लेकिन इन्हें आगे से फूल ही मिल रहा है और 1 अप्रैल को भी इनके साथ ऐसा ही होगा। अपोजिशन जो है 1 अप्रैल तक बिल्कुल ये पैकअप कर लेंगे और बस ख़त्म। आगे का पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब पाकिस्तान को आगे लेकर के जा रहे हैं और उस आगे के पाकिस्तान में इन करप्ट लोगों का कोई चांस नहीं है कि किसी तरह से भी आगे जाएं।
अच्छा फैसल, इन्हीं करप्ट लोगों के बारे में ये हम पीटीआई के ही क़यादत कहती है कि हमसे ओपोजिशन वाले राबते में हैं, ओपोजिशन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इज इट ट्रू? पीटीआई को ज्वाइन करना चाह रहे हैं जी। पीटीआई को तो अभी आप देखिएगा 27 मार्च के बाद और अदम एतमाद की नाकामी के बाद बहुत से नून लीग के लोग जो कि क्लीन लोग हैं, अच्छा, बहुत से पीपल्स पार्टी के लोग जो क्लीन लोग हैं, अच्छे लोग, अगर आप नाम लेना चाहें कि क्लीन आपकी नजर में कौन कौन है? नहीं, नाम ले लिया तो फिर रह क्या जाता है। अभी नाम नहीं लेने, सारे कार्ड्स जो है एकदम सामने नहीं लाने, आहिस्ता आहिस्ता और ये खुद ब खुद होगा। वो खुद बाज़ाब्ता तौर पे इस चीज़ का बरमिला ऐलान करेंगे, लेकिन लेट दिस अदम एतमाद फेल। उसके बाद जब अदम एतमाद फेल हो जाएगा, उसके बाद ये आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि इनके टिकट अब लोगों ने नहीं लेने, इनके अवाम जो है वो पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो तहरीक इंसाफ का जो टिकट है अक्टूबर 2023 का जो जनरल इलेक्शन होगा, उसके एक एक टिकट के लिए 10-10 उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट्स होंगे। सही, ठीक। फैसल, आप साथ मौजूद रहिएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की आपने बात, एक इन्हीं से मुताल्लिक खबर है। इस्लामाबाद में होने वाले कन्वेंशन का हम जिक्र करेंगे, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक हुए हैं। लेकिन कन्वेंशन में शिकवे किए गए हैं, शिकायतें की गई हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से जो है थोड़ा गुस्से का इजहार किया गया है। क्या थी वो शिकायतें? अब्बास शबीर ने उनसे बात की है, पहले जरा आपको वो सुनवाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त ओवरसीज कन्वेंशन जारी है। ओवरसीज कन्वेंशन में कुछ बदनज़मी है, सहूलियात का फुकदान है, प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज नहीं किया गया, ये शिकवा है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूएसए, यूके, यूरोप, कनाडा और मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग यहाँ पर अपने पैसे खर्च कर कर आए हैं। क्या समझते हैं कि कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट लेकर आप यहाँ पर आए थे, वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनकी पहली कोशिश थी, इसको बेहतर किया जा सकता था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। हमें ये बताया गया था कि इंटरैक्टिव सेशन होंगे और इक्वल टाइम मिलेगा, जिस तरह हमारी भी बात सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बस स्कूल के बच्चों की तरह बैठे हुए हैं, डेस्क बजा रहे हैं और तकरीरें सुन रहे हैं। जैसे जलसे में आए हुए, सेशन इनके इतने लंबे हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक चल रहे हैं। वो सारा दिन बस हम सब तकरीरें सुन रहे हैं। इस वजह से आज लोग अपसेट भी हुए हैं, उन्हें काफी शोर मचाया स्टेज पे आके। ना तो किसी को वहाँ पे बात करने का मौका मिला है और ना ही हमारे जो आइडियाज थे जो हम वहाँ से लेके आए हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान में किस किस्म की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई अपने बिजनेस जो है वो यहाँ पे कैसे शुरू कर सकते, इस सिलसिले में हमने बात करनी थी, लेकिन किसी को मौका नहीं दिया गया। जिसने एक दफा माइक पकड़ लिया बस उसके हाथ में माइक रहे। दुनिया के 25 ममालिक से प्रेसिडेंट और रीजनल प्रेसिडेंट, और इनमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लॉट ऑफ आइडियाज हैं, इनको मौका देना चाहिए, तकरीर करें, आके प्रपोजल्स दें, बाकी दें। इस पे जो है ना लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं ज्यादा। यूएसए से यहाँ आए हुए इसलिए नहीं है कि आपकी बातें सुने, हमारी बातें सुनो। हम क्या करना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान से कुछ लेना नहीं है, न कभी लिया, हमेशा दिया और हम फख्र करते हैं, अपनी जान भी हाथ रहे। सर कोई चांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ से आके हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई चीज़ या तजवीज़ नहीं सुन रहे। हम सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में आए, खान साहब के लिए जान भी हाजिर है, बाकी सारा जो है ना यहाँ कूड़ा है। थैंक यू। आपने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किस तरीके से ये जो एक कन्वेंशन करवाया जा रहा है इस्लामाबाद में 3 रोज़ा, उस हवाले से तफसीली तौर पर हमें आगाह किया है। ठीक है, अब्बास की गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई। अब्बास हमारे साथ मौजूद भी। अब्बास, आपकी तरफ भी आऊँगी। फैसल, आपने भी यकीनन अब्बास की जो इनसे गुफ्तगू थी वो सुनी होगी। जो इनके कंसर्न्स हैं, जो शिकवे शिकायतें ये कर रहे हैं, अब मुझे उम्मीद है कि ये यकीनन दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं बोलने का मौका नहीं दिया गया, बात नहीं करने दी गई। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे जो कि हम शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन बस हमें लंबी लंबी तकरीरें सुनवाई गई, बस बिठा दिया गया। नहीं, ये तो कोई गिले नहीं है, ये तो फॉर्मेट के ऊपर एक बात है। मैं आपको कहूँ कि आपने ब्रेक जो है वो क्यों ले लिए 9:30 पर, ये तो इस किस्म की बात है, ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और आज वैसे भी मेन डे तो आज है जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करेंगे और इनको एतमाद में लेंगे। आज है मेन डे। उससे पहले मुख्तलिफ हमारे लोग जो हैं जाते रहे हैं, वो बिल्डअप था। और ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात, इस वक्त ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है अपोजिशन वालों ने, उधर भी पूरी हमारी लीडरशिप की कंसंट्रेशन है, जाहिर है।
और इसकी टाइमिंग इसके साथ आ गई। लेकिन कोई ऐसी चीज ऐसे के लिए तो नहीं है, ये बड़ी ठीक बातें उन्होंने की हैं। बिल्कुल ठीक बातें की हैं। उसको फॉर्मेट को बेहतर तरीके से करना चाहिए था। थोड़ा तो उसमें ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ये इसी तरह है जिस तरह आपका प्रोग्राम हो रहा है। और अब्बास मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि अब्बास जो है हमारे साथ थे कैपिटल वन अरीना में, जब इमरान खान साहब ने अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानी इसका एक इज्तिमा किया था। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, ये सब आए थे वहां पर, और बड़ा अच्छा था। ठीक, अगेन थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। और फैसल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ठीक है, फैसल से हम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के कुछ शिकवे थे, कुछ शिकायतें थी। फैसल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है आप जी। अच्छा फैसल, एक और सवाल लीजिएगा, अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और एक सवाल भी लीजिएगा कि आज जो आप कह रहे हैं कि मेन डे तो आज है, तो हम क्या देखें कि फर्दर प्लानिंग्स क्या हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने जा रहे हैं? जी, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ओवरसीज के सामने एक प्लान रखेंगे। एक जो हमारा अप्रैल का महीना है और फिर अप्रैल मई के अंदर बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं रमज़ान में, और उसके बाद जो महीना है मई का, उसमें बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। और ओवरसीज़ को वो उस पर ख़ास तौर पे उनको बताएं, उनके सामने पूरा लायामल रखेंगे कि क्या क्या एरियाज और क्या क्या इकदाम किए हैं। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं। इमरान खान साहब आज अपने खिताब में बताएंगे, मैं डिटेल में महक अगर मैंने कुछ डिटेल शेयर कर दी तो उनका खिताब जो है वो भी होना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यस, मुझे थोड़ी सी बात अप्रैल और मई के महीने के अंदर ओवरसीज के लिए बड़े इकदाम का ऐलान जो है वो आज वजीर आजम साहब करेंगे और दीगर हवालों से भी बात करेंगे, क्योंकि ओवरसीज का बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है और हम उनको शुक्रिया भी बोलते हैं। पूरी दुनिया से ओवरसीज के चैप्टर्स जो हमारे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। हमारे इलेक्शन हुए, आपको पता है, बैरून मुल्क जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके बीच मेंबरशिप हुई है। मेंबरशिप के बाद इलेक्शन हुए हैं और तमाम ओहदेदारान जो हैं वो इलेक्टेड हैं और वो अब इधर आए हैं। ये पर्पस है इस कन्वेंशन का। ये एग्जैक्टली फैसल, इसीलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो शिकायतें हैं, बट आपने कहा ये फॉर्मेट ऐसा था। अब्बास भी हमारे साथ ही मौजूद है। अब्बास, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, मैं फैसल भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े वेल कनेक्टेड हैं, लेकिन ये मसला कुछ और है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान पहुंचने के बाद जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया वो ठीक नहीं था। रियल फेस ओवरसीज़ का जुल्फी बुखारी है, वो इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद नहीं थे। कल फैसल भाई ने खुद वहाँ पर स्टेज के ऊपर जो बदनज़मी हुई उसको खुद देखा। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे कि अभी इसमें दुरुस्ती की ज़रूरत है, लेकिन देखें, आपने मेंबरशिप फीसें ली ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, फिर आपने एक ओवरसीज़ को ही एक सर्कुलर जारी किया कि अगर किसी ने अपने इस्लामाबाद में बैनर लगवाने हैं तो उसके पैसे पे किए जाएं। ये टोटली अनफेयर ओवरसीज़ जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके मुताबिक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो फैसल भाई को नहीं पता, क्योंकि ये आउटर कॉर्डन से चीज़ों को देख रहे हैं, ऊपर लेवल से देख रहे हैं, लेकिन निचले लेवल के ऊपर काफ़ी बदनज़मी है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस शो को इमरान खान की वजह से वो यहाँ पर आए हैं और आज इमरान खान की वजह से ही वो कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, लेकिन जो बाकी 2 दिन हैं उन्होंने इसको बिल्कुल टोटली फ्लॉप शो करार दिया है। OIC के सेक्रेटरी हैं यहाँ पर रियाड समथिंग, फैसल भाई अब्दुल्ला रियाड साहब हैं, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे बताया कि ये हमारी तस्दीक की गई है, हमारे से डॉलर्स मांगे गए हैं, हम मेंबरशिप फीस के ऊपर इतने पैसे इनको देते हैं। इन्होंने इतना नहीं किया कि हमारे नाम के बैनर्स इस्लामाबाद में तहरीके इंसाफ अपने तौर पर लगाए। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरीके से आपने देखें 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए लगाकर वो इमरान खान की मोहब्बत के अंदर, आप लोगों की मोहब्बत के अंदर वो पाकिस्तान आए हुए हैं, लेकिन आप लोगों का इस तरीके से उनको ट्रीट करना, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े ओपनली वो बात करते हैं कि यार हम यहाँ पर स्कूल के अंदर नहीं बैठे हुए कि हम यहाँ पर तकरीरें, हमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है कि जिससे हमें पता लगे कि हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में इमरान खान के लिए आए हैं। तो सबसे अहम बात यह है, ये फैसल भाई पता नहीं मेरी इस बात से एग्री करें या ना करें,
ओवरसीज का जो रियल फेस है वो जुल्फी बुखारी है। जुल्फी बुखारी को लोग मिस करते हैं। हम 2-3 दिन से जितनी महफिलों के अंदर यहां पर जा रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, वो कहने कि यार जुल्फी बुखारी कहां पर है, वो नाराज है। लेकिन हम उनको कहते हैं कि नहीं जी, वो नाराज नहीं है, उनकी अपनी मसरूफियत है। इनको पता है कि किस तरीके से, अब वही बात आ जाती है कि पीटीआई को पीटीआई से खतरा है। पीटीआई के अंदर सियासत हो रही है, आपस के अंदर लोग एक दूसरे से सियासत कर रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुल्फी बुखारी को इनवाइट किया गया, लेकिन जुल्फी बुखारी का एड्रेस नहीं रखा गया। आप देखें कि ओवरसीज के लिए 3 साल जब ये हुकूमत बनी तो जुल्फी बुखारी ने ओवरसीज के लिए कितने, जिस एरेना की इन्होंने बात की वॉशिंगटन डीसी के अंदर जहां पर प्रोग्राम था, जिन लोगों से मैंने बात की उन्हीं लोगों ने इस प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। जुल्फी बुखारी, फैसल भाई, अली अदर जैदी, ये सारे लोग उस वक्त वहां पर एक बड़ा फेस थे, जिनकी वजह से लाखों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान से मोहब्बत के चक्कर में आए। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैसल भाई आए हैं, उनके बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं, मिसमैनेजमेंट है, और अब्बास यकीनन अगर आपने निशानदेही की, क्योंकि आप वहां पर जैसे आप कह भी रहे हैं कि आप मौजूद थे और ट्वीट भी थोड़ा सा ऐसे किया गया जो कि नागवार उन्हें गुजरा। फैसल, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? यकीनन आपने अब्बास की बात सुनी होगी। जी हाँ, मैंने ये बात तो पहले ही कर दी है कि फॉर्मेट से इश्यू हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में इतना हालात बदल गए ना, ये हालात बदले हैं। ये तो कन्वेंशन हमने बड़े अरसे से रखा हुआ था। सीनियर लीडरशिप इस वक्त बिजी है मीटिंग्स के अंदर, तो जाहिर है इस वक्त एक डिफरेंट सिचुएशन है इधर यहाँ पर, क्योंकि ये इनका जो पहले इनको निपट लें, ये जो ड्रामा कर रहे हैं आदम एतमाद वाले, इनको निपट लें एक बार, ये इनकी तहरीक फेल हो जाए। हम इससे बेहतर बहुत ज़बरदस्त एक और ओवरसीज़ का कन्वेंशन करेंगे जो इससे बहुत बेहतर होगा, और अपनी गलतियों से सीखेंगे। जो फॉर्मेट के इश्यूज बता रहे हैं, जो बाकी चीज़ें बता रहे हैं, जाहिर है ये कंसर्न तो है इस पे। मैं आप लेकिन आज आप देखेंगे, आज मेन डे आज है और आज ही के लिए पूरी तैयारी की गई है। और फैसल, आज हम ये शिकवा तो नहीं सुनेंगे कि जुल्फी बुखारी मौजूद नहीं थे, क्योंकि बड़े करीबी साथी वो भी खान साहब के, आपके भी दोस्त हैं। एंड अगेन अब्बास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रियल फेस हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और वो मिस भी कर रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब को। वो लेकिन नजर नहीं आए कल भी, आज नजर आ जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर है, उन्होंने इसका इनेकाद किया है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं तो अब ये जो डीचओ का जलसा है, इसकी पूरी पार्टी के अंदर सियासत है, तो मेरा ख्याल है कि दावत ज़रूर गई होगी, लेकिन आप ये भी देखें कि अगर तकरीर नहीं थी उनकी तो तकरीर रख देते हैं उनकी, क्योंकि एक उनका कनेक्शन है। तो बहरहाल आपके सामने है कि आज मेन डे है, और आप देखेंगे कि कामयाब होगा। और इमरान खान साहब आज स्पीच करने जा रहे हैं ओवरसीज कन्वेंशन से। ओवरसीज के बड़े बड़े मसले जो हैं इस गवर्नमेंट ने आके हल किए हैं। ओवरसीज के जो इश्यूज थे यहाँ पर, उनके लिए जो शिकायत का एक ज़बरदस्त पहली बार एक पोर्टल सेल बनाया है, उसको इम्प्रूव भी किया जा रहा है। और रोशन डिजिटल अकाउंट जैसे मंसूबे, बेपनाह इकदाम किए, हाउसिंग के अंदर ओवरसीज का रखा, बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। ये इवेंट के अंदर ऊंच नीच जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें मैंने बड़ी लंबी बात भी कर ली है। फॉर्मेट का, क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि कल मैं भी जब गया स्पीच करने के लिए तो वहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ था, और बस वो सब लोग स्टेज पर आ गए और वो सब कह रहे थे हमने मेन माइक पे आना है, तो सब स्टेज पे आ गए, तस्वीरों के लिए भी आ गए। मोहब्बत थी उनकी, लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकी चीज। ये जो जुनून है ना, ये अब्बास ने बात ये ठीक की है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक प्रॉब्लम जुनून का भी बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा ही, कुछ जरूरत से ज्यादा ही जुनून। ये आपसे खिलाफत को जुनून का नाम दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं जितना पोर्शन में था मैं उसकी बात करूंगा। मैं जितना पोर्शन वहां था, वहां जो जोश और खरोश और जुनून था, जिसकी वजह से डिसिप्लिन खराब हुआ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। मैंने वहां उनका भी शुक्रिया बोला कि ये जो जुनून है यही पाकिस्तान को बदल रहा है, यही जज्बा पाकिस्तान को बदल रहा है। बाकी अब्बास जो कह रहे हैं ठीक है, अब मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं कुछ और देख, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, लेकिन बहरहाल जो कंसर्न है उनको देखा जाएगा और आगे बेहतर किया जाएगा। हाँ जी, सही, ठीक। फैसल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। अब्बास, आप जैसा कि फैसल भी कह रहे हैं कि आज वो चीज़ें नहीं होंगी, बट वो इस चीज़ को शायद फॉर्मेट का नाम दे रहे हैं कि फॉर्मेट कुछ ऐसा था, बट जिस चीज़ की आपने निशानदेही की है ना कि जिस तरह से उनको ट्रीट नहीं अच्छा किया गया, या उनको ये कहा गया कि आप बैठ जाओ सिर्फ डेस्क बजाते रहें, ये एक अलार्मिंग चीज़ हो सकती है।
जी अब्बास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक अलार्मिंग चीज़ है कि ये ओवरसीज़ कोई बच्चे नहीं है, ये अपना बिजनेस अपना सब छोड़कर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अपना पैसा ये लगाकर यहाँ पर आए हैं। इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स में इन्होंने कमरे बुक किए हुए हैं। आप देखें कि इस्लामाबाद की शाहराहों के ऊपर बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की अपनी जो मेंबरशिप फीस है, ड्राइव है, उसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। आप एक सर्कुलर जारी करते हैं इस कन्वेंशन के हवाले से उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि आप इतने पैसे देंगे तो आपके इस्लामाबाद के अंदर बैनर्स लगेंगे, और उस बैनर के अंदर ओवरसीज़ जिसने पैसे दिए उसकी इतनी छोटी सी तस्वीर लगी है। बाकी जो यहाँ पे ओहदेदार हैं जो सिर्फ एक ओहदे को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी तस्वीरें इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने लगाई हुई हैं। ये काफ़ी कंसर्न्स हैं। फिर देखें, आप 2 रोज़ा कन्वेंशन 3 रोज़ा कन्वेंशन करते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक इतना टाइट शेड्यूल दे देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तकरीरें तो हम टीवी के ऊपर भी सुन सकते थे, हमें अपने इजहार का मौका मिलना चाहिए था, हमें मौका मिलना चाहिए था कि हम आप लोगों को बताते कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं। बिल्कुल, और क्योंकि ये concerns जब देखें, मैं आपको फिर आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल 30 सेकंड की बात करूंगा कि मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ कि जो रियल फेसेस हैं वो इस वक्त स्क्रीन से आउट है। पार्टी के अंदर अपनी सियासत हो रही है। जुल्फी बुखारी ने 3 साल जो फैसल साहब ने सारे काम, कोर्ट्स, रोशन डिजिटल, ये सारे जुल्फी बुखारी के प्रोजेक्ट्स थे, और जो प्रोजेक्ट्स बनाने वाला है वो इस वक्त, ठीक है आप वो ओवरसीज मिनिस्ट्री में नहीं है, लेकिन एक ओवरसीज कन्वेंशन है, जुल्फी को लोग देखना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, प्यार करते हैं। देखिए पर्सनैलिटी होती है, जैसे इमरान खान के साथ लोग प्यार करते हैं, इस तरह ओवरसीज का एक कनेक्शन है जुल्फी बुखारी के साथ। तो ये मैं बड़ी मायूसी के साथ ये बात करता हूं कि ओवरसीज कन्वेंशन तो आपने ऑर्गेनाइज करवा लिया, लेकिन ये कन्वेंशन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ है और बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। अब्बास, आज मेन डे है, खान साहब ने आज जाना है, गुफ्तगू करनी है उन्होंने। उम्मीद है कि शायद और ये शिकवे दूर हो जाए। आपसे हम फिर कल इसी मौजू पर बात करेंगे, और जिस तरह से फैसल ने भी बात की ना कि फॉर्मेट हो सकता है कुछ ऐसा, बट ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से खान साहब अपनी हर तकरीर में बात करते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है 15 मार्च और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कंज्यूमर डे यानी सार्फिन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और रवां बरस इस दिन को फेयर डिजिटल फाइनेंस का उन्वान दिया गया है। सारिफ के हुकूक 8 चीज़ों का मजमुआ होते हैं, जिसमें इत्मीनान, हिफाजत, इंतखाब, मालूमात, सेहतमंद माहौल और शिकायत की सूरत में सुनवाई और अजाले का हक शामिल है। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में सारिफ को उनके हुकूक मिल रहे हैं या फिर नहीं। इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इरफान, आपके पास क्या डिटेल्स है इस हवाले से? देखें, सार्फिन के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी 2019 में ये कि उनके लिए एक अदालत कायम की गई थी और कंज्यूमर कोर्ट्स के लिए बाकायदा कानून साजी की गई, और 2019 में कम से कम कराची में 5 अदालतें कायम की गई थी और 5 की 5 फ़ाल हैं। दरअसल मसला ये है कि आगाही की कमी है शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूमर कोर्ट्स की तरफ रुजू नहीं कर रहे हैं। सालाना 35 से 40 मुकदमात दायर हो रहे हैं, मगर जूँ आगाही में इजाफ़ा हो रहा है और मुकदमात की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। हमने देखा कि रवा जो 3 माह गुजरे हैं इनमें तकरीबन 40 केसेस दायर हो चुके हैं। बहुत सारे अहम फैसले कंज्यूमर कोर्ट्स ने दिए हैं। अब कराची में ब्रेड जो है, ब्रेड के ऊपर आप देखते हैं कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ये पहले नहीं होती थी। कंज्यूमर कोर्ट का ही फैसला था कि हर ब्रेड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी जाए, और इसके अलावा जो भी बेकरी आइटम्स हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट्स लिखी जाएं। तो ये कंज्यूमर कोर्ट्स के फैसले के बाद ही ये डेट्स लिखना शुरू किया है कंपनीज़ ने, और इसके अलावा जो बेकरी आइटम दीगर हैं उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट्स लिखी जाती है। इसके अलावा कई सार्फिन ने मोबाइल कंपनीज़ के ख़िलाफ़, एयरलाइन के ख़िलाफ़, सुई गैस के ख़िलाफ़ एक सारिफ ने ये शिकायत की थी कि उनकी गैस की जो लाइन है घर की, वहाँ पानी आ रहा है और गैस की कमी है। उसके ख़िलाफ़ अदालत ने फ़ैसला दिया और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया सुई गैस पर, और ये भी हुक्म दिया कि उसकी लाइन ठीक की जाए। इस तरह के दीगर इशूज़ हैं। किसी को ख़राब मोबाइल दे दिया गया तो वो शहरी अदालत आ गया, उसके हक़ में फ़ैसला हुआ कि उसे नया मोबाइल दिलवाया जाए। एयर कंडीशन ख़राब मिल गया, वारंटी में था, और कंपनी उसको वारंटी जो है वो क्लेम जब की गई तो उसको मुनासिब जवाब नहीं दे रही थी। उस पर अदालत ने कंपनी पर जुर्माना आयद
किया। और इस तरह के कई ऐसे फ़ैसले हैं जो कंज्यूमर कोर्ट्स ने दिए हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं वो सुनती है, जो ख़राब सर्विसेज हैं, अस्पतालों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं। कई प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके ख़िलाफ़ केसेस आए हैं और अभी भी पेंडिंग हैं, और कुछ केसेस में जुर्माना भी आयद हुआ है। झूठी रिपोर्ट्स बनाने पर जुर्माना आयद हुआ है, ख़राब सर्विसेज देने पर जुर्माना आयद हुआ है, झूठ बोलने पर जुर्माना आयद हुआ है। तो ये प्राइवेट और सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट्स केसेस सुनती है, और कराची में ये अदालतें फ़ाल हैं। तमाम यानी कि 5 अज़ला में एक कोर्ट कायम है और वो बाकायदा केसेस को सुनती है। कोई भी शहरी अपनी दरख्वास्त लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। शायद आगाही की कमी है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग कंज्यूमर कोर्ट से रुजू नहीं कर पा रहे हैं, मगर जो लोग रुजू करते हैं हमने देखा है कि उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है। जी चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। चलें जी, हम पहले बात कर रहे थे कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से, बात कर रहे थे कि क्या शहरियों को उनके हुकूक पता है, और क्या जो आम शहरी है उसको ये पता है कि अगर उसका एक फ्रिज ख़राब हो जाता है, या उसका एक एसी ख़राब हो जाता है, या उसके पास अगर एक ख़राब मोबाइल आ जाता है, या फिर उसके पास इवन एक एक्सपायर्ड ब्रेड भी आ जाती है, तो वो केस कर सकता है और उसके केस की सुनवाई भी होगी और उसके मसले को हल भी किया जाएगा। और अगर मसले को हल नहीं किया जाता तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि यहाँ पर लोगों को उनके हुकूक ही नहीं पता, यानी अवेयरनेस नहीं है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर जाकर किस तरह से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरफराज साहब। सर बेहद शुक्रिया, फराज साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अवेयरनेस का एलिमेंट तो यकीनन है, हमारे रिपोर्टर भी हमें बता रहे थे कि अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो हमें ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से शिकायत दर्ज करवाएं। आपकी नज़र में क्या पिछले साल से इस साल में कोई तब्दीली देखी है कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से? एक आम शहरी आता है, अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और उसके मसले को हल किया जाता है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो कंज्यूमर कोर्ट 2019 में कायम हुई थी। पहले साल सिर्फ एक 20 केसेस थे जो कंज्यूमर ईस्ट और साउथ में, इस तरह बढ़ते गए और अभी मार्च में 40 के करीब केसेस जो हैं वो कंज्यूमर कोर्ट सिर्फ साउथ में चल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस है और लोगों की ग्रीवियंस एड्रेस हो रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी केसेस जो है वो कंज्यूमर के फेवर में ही डिसाइड हो रहे हैं और उनको रिलीफ मिल रही है। सही सर, अगेन वही कि अवेयरनेस हमारे लोगों को नहीं है कि अच्छा आपकी अगर फ्रिज ख़राब है या आपको इसी ख़राब दिया गया या कोई चीज़ आपको ख़राब दी गई, वो कुछ भी है, जैसे मैंने एक ब्रेड का भी जिक्र किया, ये अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं लोगों को? देखें, ये तो एजुकेशन के थ्रू आएगी, बल्कि मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा कि आप अपनी बिजली की इलेक्ट्रिक यानी जो बिजली का इदारा है उसके ख़िलाफ़, जो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इदारे, और जो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं उन इदारों के खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। शर्त यह है कि डिफेक्टिव सर्विस पे हो, बिलिंग डिस्प्यूट पे नहीं हो। ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो तकरीबन हर उस मसले के लिए जा सकते हैं जहां पे आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फिट होते हो और आपका डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं हो। यानी आपकी अगर व्हीकल आपने परचेज की है कोई नई और उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स हैं या ब्रीच ऑफ वारंटी है, इवन डिले डिलीवरी है कि अगर जो मोटर व्हीकल की उन्होंने आपको डिलीवरी डेट 1 जुलाई की दी हुई है और 6 महीने बाद दे रहे हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट उस पर डैमेजेस आपको अवॉर्ड करेगी। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप बिल्डर से लेते हैं वो उसमें कवर नहीं होती। फ्रेश प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे गोश्त हो गया या सब्जी फ्रूट, ये कवर नहीं होती। इसके अलावा तकरीबन सब चीज़ें आप कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू, उसमें अगर आपको कोई मसला डिफेक्ट इन सर्विसेज या डिफेक्ट इन प्रोडक्ट, तो आप जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। अच्छा सर, एक और चीज़, आपने व्हीकल्स का जिक्र किया, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बुकिंग के बाद गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब वो जो लोग हैं जो कि इस चीज़ का शिकार है, जैसे मैं हूँ, तो कहाँ जाऊँ मैं? देखें, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन इसके अंदर एक इशू ये होगा, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप अभी कंज्यूमर कोर्ट चली जाएं और कंटेस्ट करें कि जी आपकी जो मेरी डील थी वो एक 2 बिलियन पे हुई थी एंड यू आर बाउंड टू डिलीवर एट दिस प्राइस। दूसरा ये है कि अभी आप वो पेमेंट करें। जब आप पेमेंट करें तो साथ में आप लेटर लिखें उन्हें कि दिस पेमेंट इज मेड अंडर प्रोटेस्ट, क्योंकि मेरे पास और कोई हल नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। फिर आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाएं और कंज्यूमर कोर्ट के अलावा सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं।
अच्छा। और आपको वो जो अमाउंट है वो वापस मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, जो पाकिस्तान का कानून है और वो बनाया गया है लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि एक प्रोडक्ट की प्राइस एक बार डन हो गई, आपने पेमेंट कर दी, अब उसकी प्राइस चेंज नहीं हो सकती। सही, ठीक। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है कि जैसे हमारे मुआशरे में ये भी कॉन्सेप्ट है कि अच्छा, क्या आप अदालती मामलात में पढ़ें, बड़े लंबी लंबी चीज़ें चलती हैं, रोज़ाना चक्कर लगा लगा के इंसान थक जाता है, पैसे का भी ज़िया होता है। अगर लोगों को अवेयरनेस है कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से, उसके बावजूद भी ये एक चीज़ है जो कि इंसान को यहाँ जाने से रोकती है। इज़ इट ट्रू? एक लिमिट तक ये बात सही है। कंज्यूमर कोर्ट जो है वो एक आम अदालत की तरह नहीं है, ये एक स्पेशल कोर्ट है। इसमें सिर्फ कंज्यूमर के केसेस चल रहे होते हैं, तो इसमें कोई लंबा केस नहीं चलता। इसमें 2 महीने भी हमने केस चलाए हैं, 6 महीने भी चलाए हैं। अच्छा। जो सबसे लंबा चलता है वो यहाँ साल चलता है, और उसके अंदर दोनों पार्टीज का कसूर आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। इसमें कभी कभार ये हो जाता है कि एक पार्टी जो होता है वो सेटलमेंट के लिए तैयार होते हैं, कुछ अरसे उस पर डेट्स लेते हैं और फिर वापस उधर आ जाते हैं। तो ये एक वजह होती है इस पे लंबे चलने की, वरना यहाँ पे ये तो मेरे ख्याल से सबसे स्पीडी ट्रायल कोर्ट है, मैंने ये देखा है जब से ये इस्टेब्लिश हुई है। सही, ठीक है सर। जैसे कि ओपोनेंट अगर कभी स्ट्रांग हो, जैसे कि मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे होती हैं, उस सूरत में क्या होता है? देखें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा है कि कंज्यूमर कोर्ट को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक एयरलाइन के ख़िलाफ़ हमने केस किया था, वो एयरलाइन वर्ल्ड की आई थिंक 2nd लार्जेस्ट एयरलाइन है। उन्होंने किया ये था कि पैसेंजर को इन्फॉर्म नहीं किया था और फ्लाइट को 24 घंटे आगे कर दिया था। इस सूरत हाल में उस एयरलाइन की जिम्मेदारी थी कि पैसेंजर को इन्फॉर्म करते, उनको होटल अकोमोडेशन देते और साथ में कंपनसेशन भी देते। उस पे तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए कंज्यूमर कोर्ट ने जो है वो ग्रांट किए डैमेजेस, जबकि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म हायर की थी। और एक हम ऑर्डनरी वकील है, इसको कोई भी नहीं जानता। तो इससे ये साबित होता है कि कंज्यूमर कोर्ट प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेती है। सही, ठीक जी सर। एक तो अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि जैसे बड़ा अच्छा कंज्यूमर कोर्ट्स काम करें, लेकिन आप तो चीज़ें डील करते हैं, आपकी नज़र में अब तक सबसे ज़्यादा दिलचस्प केस क्या आया है? क्योंकि मतलब जब मैंने ये सुना, अगेन मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि अगर मेरे घर में ख़राब ब्रेड भी आ रही है या इवन ख़राब बटर भी है तो मैं उसके ख़िलाफ़ भी कंप्लेन कर सकती हूँ, या बेकरी कोई भी आइटम ख़राब है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी थोड़ा बताएं। देखिए, 2 बड़े इंटरेस्टिंग केस थे जिनका मैं जिक्र करूँगा। एक तो ये था कि एक हमने ही फाइल किया था, एक तकरीबन कोई 2 साल पुराना वाक़या था। मुस्तकिल एक हमारे क्लाइंट हैं, उनके जो गैस का कनेक्शन है उसमें पानी आ रहा था गैस के बजाय। तो वो केस चला और उसमें 1 लाख रुपए कंज्यूमर कोर्ट ईस्ट ने हमें ग्रांट किए डैमेजेस। और मजाकन जो है वो जज साहब भी कहने लगे थे कि आप साथ में पानी का बिल भी भेज देते हैं इन्हें। दूसरा एक मैंने अभी इंटरेस्टिंग देखा था कि वो डॉग ब्रीड्स के बारे में था कि उन्हें गलत ब्रीड का डॉग दे दिया, मगर वो कंज्यूमर कोर्ट में कवर नहीं होता था। रोज़ नहीं आ रहे होते। मैंने ड्रेस के बारे में देखे हैं कि टेलर्स जो हैं उन्होंने शादी के ड्रेस डिले किए तो उस पर बाकायदा जो उन्हें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करने पड़े वो पैसे भी, और मेंटल एग्नी की पैसे भी जो है वो कोर्ट ने ग्रांट किए। होते ही सारे आपको इंटरेस्टिंग केस मिलेंगे, जो भी उठा के आप देख लें उसमें। सर, आपने ये टेलर्स की बात की ना, तो एक मेरा भी केस लें कि ऑनलाइन डिलीवरी में बड़े घपले हो जाते हैं कि ख़राब चीज़ें आ जाती हैं। ऑनलाइन पेमेंट हम कर देते हैं, चीज़ें जब घर पर पहुंचती हैं तो वो चीज़ होती नहीं है जो कि हम मंगवाते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये कि कोर्ट को सबूत चाहिए। तो आप अपनी आदत ये बनाएं कि जब भी वो पैकेज आए, आप उसको खोलने से पहले उसकी वीडियो बनाना शुरू करें। आप किसी को कैमरा पकड़ा दें, उसको पहले दिखा दें कि जी ये देखिए सील्ड है, अब अनपैक करें, उसकी वीडियो बनाएं। क्योंकि देखिए फिर बीच में एविडेंस नहीं हो तो शक का फ़ायदा तो अक्यूज्ड को जाता है। ठीक है, मतलब आपने एक प्रॉपर वीडियो बना ली, और मतलब इस तरह से जैसे आपने कहा ना कि एयरलाइन के हवाले से आपने बात की, कार्स के हवाले से बात की, इस तरह ऑनलाइन के हवाले से कोई स्पेशल चीज़ होती है या फिर सेम पैटर्न है कंज्यूमर कोर्ट का कि आप जो है वो जो भी आपका क्लेम है, पहले आप उनको एक लेटर भेजेंगे। ये 1 महीने के अंदर आपको करना है। आप उन्हें भेजेंगे कि जी ये मेरे साथ ये मसला हुआ है, आप प्लीज़ इसको जो है रिजॉल्व करें, वरना मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए आपको वकील की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी भी ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसमें डायरेक्ट पार्टीज़ ने केस फाइल किए हैं। तो आप जो है आपने वो दी, उसको 15 दिन बाद आप जो है कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं अगर आपकी ग्रीवेंस नहीं की। सिंपल सी एप्लीकेशन जो है जज जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के नाम लिख के जो एविडेंस आपके साथ हो वो अटैच करके आप जमा करा दें। अदर पार्टी को नोटिस हो जाता है,
पहली जैसे उनका जवाब आता है, जज एक मौका देता है कि आपस में बैठ के ये कोई सेटलमेंट कर लें। अगर नहीं होता तो फिर गवाहियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सही है। आपकी ज़्यादा नहीं आना पड़ता, बस एक बार गवाही, एक बार आपको दाखिल करते हुए केस, एक बार गवाही के लिए आना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर फैसला दे देती है अदालत दूसरे लोगों की गवाही सुनने के बाद। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वालों को बड़ा आप ना रैपिडली बताएं कि अगर घर में कोई ख़राब चीज़ आ गई, जैसे गर्मी आ रही है, ख़राब एसी आ गया है या वाटर कूलर आपका ख़राब है, तो आप सबसे पहले पहला स्टेप आपने क्या करना है? जी कि पहला स्टेप आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो रसीदें हैं वो आपको संभाल के रखनी है। उसके बाद आपको फ़ौरन जो है उनको कंप्लेन करनी है कि जी ये जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। ठीक है। और कंप्लेन फ़ोन के अलावा आप ईमेल पे ज़रूर करें। देखें, होता यह है कि जब भी हम अदालत जाते हैं वो डिनाई कर देते हैं कॉल रिकॉर्ड को। ओके। तो आपको एविडेंस क्रिएट करना है हर जगह, हर स्टेप पे। तो आप जो है वो ईमेल पे करेंगे या लेटर भेजेंगे, फिर वो आएंगे, जो कार्रवाई होगी उसका आपको रिकॉर्ड अपने मेंशन रखिएगा क्या होता है। और अगर आपकी प्रोडक्ट पे जो है वो साइलेंट हो गए तो बस आपको देख लें आपके पास 30 डेज़ हैं। ओके, उस 30 डेज़, हाँ, उस 30 डेज़ के अंदर आपको उनको नोटिस भेजना है 15 दिन का, और उसके बाद आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना है। ठीक है। और हर चीज़ का आपको कोशिश करें मैक्सिमम एविडेंस रखें, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है। ठीक सर, आपकी नज़र में हम अपनी आवाम को अवेयरनेस देने के लिए कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि कर सकते हैं? आपने कहा ना सबसे पहले तो आप लर्निंग के हवाले से आपने कहा, तो मजीद क्या ऐसा हो सकता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ साइकोलॉजी ये है कि इंसान जो होते हुए देखता है उसको करता है। तो आप इस तरह के प्रोग्राम है, दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एफर्ट। इसके अलावा जो है, हमने मूवी भी देखी थी एग्जैक्टली, ये मूवीज़ ही तो सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। हमारे लोगों को फिल्में देखने का बहुत शौक होता है, तो इस पर मूवीज़ और ड्रामे होंगे तो आपको पता है ज़्यादा स्पीड में अवेयरनेस पहले। और स्कूल इसका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल पे आपको बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि ये एक अच्छे शहरी बन सकें। इवन जो मैन्युफैक्चरर होगा उसका बच्चा भी जब पढ़ रहा होगा तो वो देखेगा, तो जब अपनी पोजीशन पे बैठेगा फैक्ट्री में तो कहेगा नहीं यार चीज़ें सही रखो, फंस जाएंगे। हाँ ना, ईमानदारी से काम करना है, वरना होता ये कि लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। और अगर आप कोई चीज़ उनके पास लेके जाते हैं कि प्लीज़ देख लें इसके अंदर डिफेक्ट है कि नहीं, उसको वाकई ख़राब कर देते हैं कि हाँ जी बाजी आपकी गाड़ी में मसला है। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। अगेन वही कि अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप अपने घर में बच्चों को इस हवाले से बताएं कि उनका हक है। और अगर आपको किसी नेबर को भी नहीं पता ना, तो आप उसको भी बता सकते हैं कि भैया तुम्हारे घर में अगर कोई डिफेक्टेड चीज़ आ गई है, कंज्यूमर कोर्ट तुम जा सकते हो। तो जब हम कोर्ट की बात करें, कवानीन की बात करें, तो जो लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें होती हैं। ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जगह जगह गंदगी फैलाना और ऐसी बहुत सी बुराइयाँ हम में मौजूद है। मतलब हम सोचते नहीं है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और अगर कोई चीज़ खा रहे हैं फ़ौरन से रैपर बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, ये भी एक बुराई है। लेकिन ये बुराइयाँ दूर करने के लिए कराची के खातून ने जिम्मेदारी ली है, वो लोगों में शऊर उजागर कर रही हैं। श्री नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके काम के बारे में जानते हैं। श्री साहिबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें लोगों को ट्रैफिक के हवाले से आगाही दी जा रही है। पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो दिखाऊँ, फिर इस पर आपका कॉमेंट लूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आप इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, काश सब आप जैसे हो जाएं, है ना, मिसाल बने। आप रुके तो देखें ये भी रुक गए। अब मैं इनसे कहती हूँ भाई साहब आप भी तो इससे पीछे जाइए, पीछे जाइए। थैंक यू, सैल्यूट सैल्यूट, पीछे जाइए। लगेगी उनको। देखिए ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, आपका ख्याल करते हैं ना। पीछे हो जाएं, कानून की कदर करें। आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। शाबाश, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये माशाल्लाह, इतनी एनर्जेटिक वीडियो हमने आपको दिखाई है और जितनी एनर्जी श्री साहिबा के अंदर है और वो जितने प्यार से, जितने पॉजिटिव अंदाज से, जितनी मोहब्बत से लोगों को बता रही हैं बेटा गंदगी नहीं फैलानी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आपने पीछे रहना है और अपने हुकूक का, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना है। बड़ा मुश्किल काम है और सड़क पे खड़े होकर इतनी गर्मी होती है, बंदे का दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो श्री साहिबा मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, एक तो ये कि ये वीडियो जो है काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मैं देख भी रही हूँ कि आप लोगों को ट्रैफिक के हवाले से आगाही दे रही हैं। मुझे बताइएगा ये वीडियो कब की है और ये आइडिया कैसे आया और किस तरह से आप
सड़कों पर जाकर लोगों में सिविक सेंस को उजागर करें। ये बेसिकली इसके पीछे दिमाग क्या है? वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पे बुलाने का या आपकी मेहरबानी। ये तो अरसे से सोचा हुआ था कि बस अब बातें बंद और एक्शन शुरू। वीडियो हमने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले शूट की थी और सीरीज़ बनाई है, काफ़ी सारी सीरीज़ में आई हैं ये वीडियोस और 1.5-2 मिनट की ये रिलीज़ होती चली जाएंगी। मेरे साथ मेरी टीम थी कार्विंग की, जो यंग लोग हैं उन्होंने मुझे कहा कि चलें ये बेड़ा उठाते हैं। इससे पहले हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 1 साल पहले उड़ान के नाम से, जिसको हमने कहा द कोड ऑफ पाकिस्तानियत, कि पाकिस्तान में अगर आप यहाँ के बाशिंदे और सिटीज़न बन के तो आपकी शनाख्त क्या है। आइडेंटिटी कार्ड तो मिल गया, शनाख्त किससे बनती है? अमल से बनती है। वो अमल क्या हो यहाँ रहने की, और अगर आप और यकीनन सब लोग इस मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं तो तरक्की में शामिल होने के लिए पाकिस्तानियत का एक कोड क्या होता है? बाइनरी 0 और 1, जिससे आपकी कंप्यूटर हर चीज़ आजकल चलती है। वो कोड हमने अपने अंदर डालना है क्योंकि हमारा दिमाग भी 0-1 पे चलता है। वो कोड हम समझ जाएं तो पाकिस्तान के हरूफ से हमने ये बनाया है, पी से पाक, अलिफ से, इस तरह करके हम लोग ये लेके चल रहे हैं। मैं अभी खोल नहीं रही, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके आगे नुमायाँ हो जाएगा सोशल मीडिया के ज़रिए। तो पाक की हमने ये पहली वाली बनाई कि कैसे हम अपनी इस धरती से प्यार करें। बच्चा खेल के आता है, मट्टी उस पर लगी होती है तो हम कहते हैं क्या गंदा करके आए हो अपने को, हालांकि सिखाते उसको क्या है, इंसान मट्टी का बना है। तो बच्चा क्या सोचता है, मैं मट्टी का बना हूँ, मट्टी गंदी है, मैं गंदा हूँ या मैं गंदी हूँ। तब तक हम इस धरती से प्यार नहीं करेंगे। ये वो मट्टी है जो मुझे अनाज देती है, जो मेरे रोज़ का अंदर का गंद छुपा देती है और बाद में मुझे एक आरामगाह देगी। हम कैसे उस पर थूकते हैं और कहते हैं हम पलीत हो जाएंगे। आइए इस धरती से प्यार करें, इस पे मत वो करें। बड़ा आसान माइंडसेट है ये। मैं जैसे अपने घर को रखती हूँ वैसे ही मैं बड़े घर क्यों रखूँ। अगर मैं घर में नहीं थूकती तो मैं बाहर क्यों थूकती हूँ? क्योंकि मैं इस कंट्री को, इस मुल्क को अपना घर नहीं समझती, वरना मैं उसको उतना ही पाक साफ रखूँ जितना मैं अपने इस 4 दीवारी के अंदर रखती हूँ। ठीक है श्री साहिबा, आपने माइंडसेट की बात की। मैं ये समझती हूँ कि ये लोगों के माइंडसेट का ही मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि जानबूझकर लोग कवानीन पर अमल नहीं करते, और जब यही लोग बैरून मुल्क जाते हैं तो यकीन करें वहाँ पर ऐसे कवानीन की पाबंदी कर रहे होते हैं कि जैसे इनसे बेहतर कवानीन को कोई जानता ही नहीं। बिल्कुल, जवाब आपके सवाल में है। माइंड सेट, और माइंड कब सेट होता है? देखिए, हम जब टीवी के चैनल बदलते ना तो रिमोट क्या होता है, रिमोट फ्रीक्वेंसी बदल रहा होता है। तो मुझे आपका शो देखना हो तो मुझे एक ख़ास नंबर पे आके आप स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसी तरह मेरे दिमाग में ख्याल कहाँ से आता है? एक माइंड सेट से आता है, जहाँ मेरी माइंड की सेटिंग हुई होती है। सेटिंग क्या है? एक पड़ा है, 10 और फेंक दो। मैं क्या करूँ? उसने फेंका। हर चीज़ किसी और ने की। खौफ है। ये ट्रैफिक के कवानीन तोड़ना या कोई भी कवानीन तोड़ने किस चीज़ की अलामत है? ये खौफ की अलामत है। आपको पता है प्यार का ऑपोजिट क्या है? नफ़रत नहीं, खौफ। नफ़रतें तो खौफ की अलामतें हैं। जब हम प्यार नहीं सीखेंगे, कब तक? पहले 3 साल में, ज़िंदगी के 0 से लेके 3 साल तक एक बच्चे का माइंडसेट तैयार हो जाता है, और वो माइंडसेट उस बच्चे के इस दुनिया के जाने तक तब्दील नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको तरबियत कहते हैं, तालीम नहीं कहते। तालीम पाकिस्तान में बेतहाशा अच्छी है। हमारा नौजवान दुनिया में कामयाब होता है, नाम बनाता है। अभी देखें, स्नूकर में भी हमारे 16 साल के रमज़ान बच्चे ने बनाया है नाम अपना। सब तालीम अपनी जगह है। हम तरबियत की बात कर रहे हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। खुदा के लिए इसको लीडर पे ना डालें। जैसी कौम है वैसा ही लीडर निकलेगा ना। तो घर में हम बच्चों को दावत दें कि आओ मिल के हम सब इसको ठीक करते हैं। इसलिए ट्रैफिक में जाके सिर्फ एक मुजाहिरा है कि पहले तो शुक्र करें उन लोगों का जो वाकई इन असूलों पे चलते हैं। उनकी दाद दें
क्योंकि हमारा तो हर काम अलहम्द से ही शुरू होता है ना, चाहे वो हमारी किताब हो या हमारी इबादत हो या खिदमत खल्क हो। पहले अलहम्द से तारीफ से शुरू करें और फिर दूसरों को दावत दें कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो। कितनी तकलीफ हो जाएगी अगर आपका टायर 1.5 फुट पीछे चला जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर आप वो थोड़ा सा अपने जेब में रख के घर में या किसी मुनासिब जगह फेंक दें। ठीक है। अच्छा, मैं एक आपने तब्दीली की बात की ना, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक इंसान अपने अंदर तब्दीली कैसे ला सकता है, स्पेशली जब तक हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी हम इस मुआशरे को बेहतर नहीं बना सकते। तो तब्दीली कैसे लाई जाए और मुआशरे को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इंसान के अंदर पैदाइशी एक चीज़ डाली गई है जो उस इंसान को अजीम बनाती है, और वो है इरादा, नियत। जिस दिन आप नियत बांधेंगे तो शऊर जागता है। हैवान और इंसान का फ़र्क क्या है? शऊर का। जब आप इरादा करते हैं और पुख्तगी पे उस पर रवाना हो जाते हैं तसलसल के साथ, तो फिर कोई पहाड़ नहीं रहता। अगले पहाड़ के लिए आप ढूंढते हैं कि जी अगली चोटी कहाँ है या उससे गहरा समुंदर कहाँ है। अपने से इरादा तो करें, नियत तो बांधें कि बस आज से मैंने नहीं करना या आज से मैंने ऐसे करना है। इतनी सी बात है। कहते हैं पहले 3 मिनट में रेजिस्टेंस आती है। जब तक आपका हाथ दरवाजे के हैंडल तक जाता है और आप हैंडल को नीचे करके बाहर रवाना होते हैं, वो मुश्किल टाइम होता है। अगर इन पहले 2-3 मिनट को पार कर लें, फिर अंदर से विल उठती है, ख्वाहिश उठती है, तमन्ना, जोश, जज्बा, एहसासात। लेकिन पहले आँख तो बने। जब मुझे दिख ही नहीं रहा, एक मिसाल देती हूँ, हम एक नौजवानों की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस पर हमने कराची पे एक वीडियो बनाई कि कितना कूड़ा है वहाँ। अच्छा, बच्चे इतने, नौजवान इतने जोश में आ गए तो उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, हम कराची को साफ करेंगे। मैं बड़ी खुश हुई कि जी पैसे वसूल हो गए। इतनी देर में मेरे साथ लड़का जो नारे लगा रहा था उसको छींक आई, उसने टिशू निकाला, नाक पहुंचा, टिशू फेंका और कहता है हम कराची को साफ करेंगे। तो हाथ की तरबियत देने में, दिमाग को तो पता है सफाई निफ्स ईमान है, लेकिन ये बात हाथ तक कैसे उतरेगी? झूठ पता है नहीं बोलना चाहिए, मुंह तक कैसे उतरेगा सच? इरादा करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आइए ना, करते हैं ना। बड़ा ज़रूरी है ना, फिर उस इरादे पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया श्री नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, ज़रा छोटे लोगों के बड़े दिल की बात करते हैं, जो कद में तो छोटे लेकिन उनका दिल, उनका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है। फैसलाबाद के छोटे कद वाले मोहम्मद अफजल ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। ना सिर्फ अपना कारोबार चला रहे हैं बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। रिधा सिंधु की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोछा कहकर पुकारे तो कोई कोडू के नाम से बुलाए। फैसलाबाद के हजवेरी टाउन में टिक्कियों की रेड़ी लगाकर अपना रोजगार कमाने वाला ये है पस्त कद मोहम्मद अफजल। तीन फुट का मोहम्मद अफजल 10 साल से घर के बाहर रेड़ी लगा रहा है। कभी कात बारे नहीं सोचा करेगा, मुझे कभी कर दे, हमारे कभी गुस्सा कहता है, महसूस नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अकेला अफजल ही नहीं बल्कि उसकी बीवी का कद भी छोटा है। दोनों ने दूसरों के तंज की परवाह किए बगैर न सिर्फ अपनी जिंदगी की रेड़ी खींची बल्कि बच्चों को पढ़ाया और कारोबार करवाया। इससे रोटी दे कमाए, बच्चे पढ़ाए, तलीम से आई है, बड़ा बड़ा पढ़े हैं, अच्छा काम करा रहे हैं, मुंडे माशाल्लाह कर रहे हैं, जिंदगी चला रहे हैं अपनी। नॉर्मल लोगों के हाथों खिलौना बनने वाले पस्तकद अफराद की ख्वाहिश है तो बस एक, उन्हें भी मुआशरे में ऊंचा मकाम दिया जाए। मेहनत और कोशिश से किसी भी माजूरी को मात दी जा सकती है। 3 फीट का मोहम्मद अफजल अपने जैसे दूसरों के लिए उम्दा मिसाल है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बदलते मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते मुल्क में गैर मामूली हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक से ज़्यादा रहने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के अलर्ट में ये कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे से गंदम की कटाई वक्त से पहले शुरू हो जाएगी। लोगों को शदीद गर्मी के असरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। ये इंतबाह भी किया गया है कि इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार बढ़ जाएगी।
तो इसी पर बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं कराची के मौसम के हवाले से बात करूंगी। यहाँ पर क्या होने जा रहा है? अभी से इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई है, आगे आने वाला वक्त मजीद कितना गर्म हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। कराची में देखिए पिछले 3-4 दिन से मामूल से तो ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। मामूल का दर्जा हरारत मार्च का 32.6 होता है कराची में, लेकिन पिछले 3-4 दिन जी ठीक है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। और कल से फिर ये हो जाएगा 34-35 की रेंज में रहेगा। थोड़ा टेक्निकल इशू है और आवाज़ जो है वो सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत से भी जो है ज़्यादा रहने का कहा जा रहा है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती पर बात हो तो पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा हमारे जहन में आते हैं, लेकिन वतन अजीज़ के तूलो अर्ज़ में दर्जनों तारीख़ी और हसीन कुदरती मकामात मौजूद हैं। बस देखने वाली आंख चाहिए, जो कि मेरे साथी एंकर फैसल करीम के पास है, और वो गए भी, विजिट भी किया उन्होंने। कहाँ का? गोरख हिल स्टेशन का, जिसे सिंध का मरी या नथिया गली कहा जाए तो गलत नहीं है। फैसल वहाँ पर गए, सैर की, वहाँ पर लोगों से मिले, किस तरह का ट्रैक है, कैसे जाया जा सकता है, किस तरह आप वहाँ पर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर आप ऊंचे मकामात के शौकीन हैं, लेकिन वक्त और पैसे दोनों ही महदूद हैं, तो फिर ज्यादा दूर ना जाइए, चलिए गोरख हिल। दादू से 45 किलोमीटर यहाँ पे आप आएंगे वाही पांदी, और यहाँ से आपको ये 4x4 मिलती हैं। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लाएंगे, यहाँ पे पार्क करेंगे, और उसके बाद यहाँ इन रेंटल 4x4 जीस पे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे आप अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते, तो आए आपको बताते क्यों नहीं जा सकते। सफर आहिस्ता आहिस्ता कटने की वजह कुछ और नहीं, यहाँ की ये सड़क है, जो कहीं है, कहीं थोड़ी थोड़ी है, और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। आपने वो फिल्म तो देखी होगी जिसमें एक मैकेनिक एक रोड रोलर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, और ठीक करते करते वो कई कोशिशें करता है, और हर कोशिश में कहता है कि अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ। ये जो गोरख जाने वाली सड़क है ना, ये भी तकरीबन उसी तरह का सीन है, जहाँ पे हर साल कोई ना कोई आता है और बोलता है अब भी ठीक करके देता हूँ। ये इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं। बनता है, बारिश आता है, फिर टूट जाता है। मुकम्मल जो उस तरीके से नहीं बनता है जो हालातुल ये चलता रहे। गाड़ी पे सर बहुत असर पड़ता है। ये टायर जो है ना, ये टायर ख़त्म हो जाते हैं, और इंजन आप खुद चले, आपने देखा है कैसा है। दूसरा ये कमानी के पट्टे हैं, बाकी जो है वो सब टूटते हैं इस रास्ते से। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग जब यहाँ का रुख करने का पहले सोचते हैं तो सबसे पहले उनके जहन में ये आता है कि ये सड़क कितनी नाहमवार है। इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आते हैं और एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना तवील ये ट्रैक है। वैसे तो बीच बीच में से भी टूटा हुआ है, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा ये ट्रैक कितना तवील है और कहां तक ये कच्चा है। कई बार ये सड़क बनी है, कई बार ये टूटी है, कई बार बारिशें हुई है और ये सड़क बहा के ले गई है। तो अब नजरे करम इधर भी कि एक बार इस सड़क को बना ही दें, क्योंकि अब यहाँ पे ना सिर्फ लोकल
बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी भरपूर आ रहे हैं। मगर सड़क को छोड़कर आसपास के मनाजिर बड़े दिलफरेब हैं। कहीं हरे भरे पहाड़ हैं और कहीं ये पिकनिक पॉइंट। हर साल हजारों लाखों सैयाह गोरख हिल स्टेशन का रुख करते हैं और अपना वीकेंड यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत सौ को शायद ये नहीं पता कि गोरख हिल स्टेशन के आसपास भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जो कि बेहतरीन पिकनिक स्पॉट्स बन सकती हैं, जहां पे लोग आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी ही एक जगह ये खूबसूरत सा छोटा सा डैम है, जहां पे मैंने तो सोच लिया है कि अगली बार जब मैं गोरख आऊंगा तो मैं यहाँ आऊंगा, रात में कैंप लगाऊंगा, टिक्के बनाऊंगा और एंजॉय करूंगा, क्योंकि ये है सोरीग डैम। गोरख पहुंचते पहुंचते सूरज डूब चुका था, लेकिन बॉनफायर का आगाज हो चुका था। बॉनफायर के सामने ये भाप उड़ाती चाय एंजॉय करते और आपके सर के ऊपर चांद और तारे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे होते हैं। गोरख हिल स्टेशन वाकईतन बहुत खूबसूरत है। अगर यहाँ पे आने वाली सड़क को मजीद बेहतर कर दिया जाए तो यकीनन ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात की फहरिस्त में पहले 3 नंबर पर लाजमी होगा। तो फिर हमें जिंदा रहने दो ऐ गोरख वालों। कहते हैं कि हर रात की सुबह होती है, और रात जब इतनी हसीन हो तो सुबह का दिलकश होना बनता है। वैसे तो शायद इतनी सुबह नहीं हुई है, लेकिन हमारा उठने का टाइम हो गया। रात बड़ी अच्छी थी, रात बड़ी खूबसूरत थी। अब आपको दिखाते हैं कि सुबह कितनी शानदार होने जा रही है। ये है सिंध का मरी गोरख हिल स्टेशन और ये इसकी सुबह। एब्सोल्युटली वंडरफुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। और सुबह होते ही अब गोरख की रौनकें शुरू होंगी, रंग गोरख बिखर जाएगा और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गोरख हिल स्टेशन पे वीकेंड पे लोग एंजॉय करने आते हैं और क्या मनाजिर होते हैं। कमाल कमाल कमाल। गोरख आए और आप सुबह के उठने से पहले ना उठें तो फिर आप नहीं आए, क्योंकि यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का सनराइज और यहाँ का सनसेट। और मैं तो अभी जागा हूँ, मुझसे पहले भी कई लोग जागे हुए थे जो स्टार गेजिंग कर रहे थे, लेकिन जब उफक पे सूरज नमूदार होता है और यहाँ पे लाली छाने लगती है तो मैं क्या ही बताऊँ।
अल्फाज कम पड़ जाते हैं। गोरख हिल्स का माहौल बड़ा मजेदार है। यहाँ जो आता है तारीफ किए बिना रह नहीं पाता है। लोग बोलते हैं सिंध का मरी, सिंध मरी वरी थोड़ी है, गोरख हिल नाम अच्छा है भाई, मरी से क्यों मिला दो। बहुत महंगा है मरी, उसके मामले में तो सस्ते में बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज वही जो कराची वाले रेट है वही यहाँ पर रेट। बच्चे चाहे 2 दिन का हो, चाहे 2 साल का हो, या बुढ़ा 80 साल का, वो सब यहाँ पर आए। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, ना इतना ठंड है ना इतना गर्मी है, बेहतरीन माहौल है। मैं भी डर गया था और मैं बहुत टेंशन में था कि यार ये 90 डिग्रीज के ऊपर गाड़ी कैसे चढ़ेगी। यहाँ के जो 4x4 जीप पे बड़ा बेहतरीन चलाते हैं, स्मार्ट ड्राइवर है। ऑफ रोड काफ़ी है, उसको इम्प्रूव होना चाहिए ताकि जो है काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे इजीली पहुँच सके। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न पूछो कि हमको प्यार नहीं। नाश्ता वगैरह कर लिया है और नाश्ता करते ही हमने कुछ बच्चों को पकड़ लिया है। कराची मॉडल कॉलोनी से आए हुए हैं ये लोग। वकास कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास, मुझे ये बताएं कि आप लोग रात में कमरों में नहीं कैंप्स में रुके थे? जी कैंप्स में रुके थे। तो कैंप्स में रुकने का क्या पहली बार रुके? जी फर्स्ट टाइम। तो कैंप्स में रुकने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कैंप्स में रुकने का एक्सपीरियंस अच्छा था और ऐसी जगह पे आते हैं तो कैंप्स में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ यार, ये तुमने अच्छी बात की है। अच्छा ये अब आपका नाम उरुसा। उरुसा, तो कैसा माहौल था, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? माहौल भी बहुत अच्छा था और हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। लाइक ठंड बहुत थी रात में, क्योंकि कराची में यूजुअली इतना टेम्परेचर होता नहीं है और कैंप्स में रुकना लाइक हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, थोड़ा बुरा भी रहा क्योंकि नींद भी सही नहीं आई ठंड की वजह से, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, माहौल भी बहुत अच्छा। ये बताओ कि इस तरह की जो ऊंचाई वाली जगह होती है अक्सर लोग जाते हैं वहाँ पे, तो व्यू तो बड़ा अच्छा आता है। जी व्यू बड़ा अच्छा आता है, लेकिन डर भी बड़ा लगता है। डर भी बड़ा लगता है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। तो मुझे बताओ यहाँ खाना कैसा था? मज़े का खाना था, अच्छा था। क्या खाया तुमने? बिरयानी खाई थी दिन को। लोगों को मैसेज दें कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा सनसेट होता है, इतना अच्छा सनराइज होता है, तो जब यहाँ पर आएँ तो ये कचरा ना फैलाएं। हाँ ये जगह अभी तो हम लोग जब आए थे तो बहुत ही साफ़ थी और सबको साफ रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी तो करनी ही चाहिए। क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान। आगे चलते हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है। अब दिन जैसे जैसे ढलेगा वैसे वैसे शाम होगी। जब शाम होगी तो वो भी क्या गजब होगी, वो भी आपको दिखाता हूं। जहां आकर आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि यहां है सुकून ही सुकून। तो थोड़ी सड़कें खराब हैं और थोड़े रास्ते नाहमवार, ऊंचाई भी है, लेकिन यही ऊंचाई तो गोरख हिल की खूबसूरती है। और मजीद इसमें खूबसूरती हो सकती है, मजीद सयाह यहाँ आ सकते हैं। सहूलियात अगर मजीद बेहतर की जाए तो फिर पैरो कैमरामैन इरफान सीनियर वारो, बेयो कैमरामैन वारो इरफान जूनियर तिरमेजी, हेली वारो जीशान के साथ समा वारो सैयद फैसल करीम, गोरख हिल स्टेशन। ज़बरदस्त। अब आप जाएं और जाके इस सिंध के मरी की या फिर सिंध के नथिया गली की सैर करें, क्योंकि जैसे लोग भी कह रहे थे ना कि बड़ा महंगा है मरी जाना और फिर वहाँ के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा, होटल महंगे होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ और माहौलियात के शोबे में नौजवान नस्ल क्या कुछ कर सकती है। एबटाबाद में सीखो सिखाओ पाकिस्तान फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसी पर आतिफ क़य्यूम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
तालीमी शहर एबटाबाद में मुनक्किद हुआ 2 रोज़ा सीखो सिखाओ पाकिस्तान फेस्टिवल, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस के इनेकाद के अलावा सैर सयाहत, वाइल्ड लाइफ, बिलियन ट्री सुनामी, कुतुब से लगाओ, दस्तकारी मसनूआत समेत मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए। जो है अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा एक हो रहा है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए हैं और ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया गया है। बहुत खुश हैं कि इसके अंदर जितने हमारे सेशंस होते हैं, खासतौर पे स्टोरी टेलिंग सेशन है, यहाँ पे लिटरेचर के हवाले से है, स्टॉल्स लगाए हुए हैं मुख्तलिफ, ये सारे हमारी अपनी पहचान है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल वालों के कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने हमें एज अ वॉलंटियर ये काम करने का मौका दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफुर रहमान ने कहा, सकाफत से आगाही और तालीमी निज़ाम के लिए ऐसी मुनफरद सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। मस्बत जो पहलू हैं हमारे कल्चर के, हमारी सकाफत के, हमारे दीन के, उनको कैसे आगे जो है उनको प्रमोट करना है। मैं समझता हूँ कि ये इस सिलसिले में एक इंतहाई बेहतरीन काविश है और मैं एक बार फिर इस प्रोग्राम के तमाम ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद देता हूँ। फेस्टिवल में रिवायती मौसीकी का भी एहतमाम किया गया, जिससे शुरका खूब महसूस हुए। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। चलें जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिक्स मार्शल आर्ट की, जिसकी चैंपियनशिप 27 मार्च को कराची में शुरू हो रही है। पाकिस्तानी फाइटर्स गैर मुल्की UFC कोच के निगरानी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। खिजर आजम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जुजित्सो, जूडो, किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग का मिक्सचर, पाकिस्तान में भी तेजी से मकबूल होता हुआ खेल। मिक्स मार्शल आर्ट के ये खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं मार्च के आखिर में होने वाली लेजेंडरी प्रीमियर लीग की। ब्राजील से आए हुए UFC कोच Renato Villame अपने गुर सिखा रहे हैं। Vim ao Paquistão para ver o nível dos lutadores do Paquistão, para deixar pouco do que eu aprendi aqui no Paquistão. O meu grande objetivo é esse e conhecer o Legacy. O Legacy é grande evento que está se abrindo aqui no Paquistão e tem tudo para ser dos maiores eventos do mundo. Na verdade, eu tenho esperado uma grande luta, com certeza, né? A minha adversária, Angela Ria, é uma atleta muito versátil, é uma atleta que é bem renomada, então é excelente momento para mim. विना हिंजीहोवा 22 मई को लास वेगास में होने वाली UFC फाइट की तैयारी के साथ नौजवान खिलाड़ियों को ट्रेन भी कर रही हैं। मकामी एथलीट चैंपियनशिप में अच्छे मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं। गैर मुल्की कोचेस आने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हमने जाना है ये कोचेस उन प्लेटफॉर्म में रहे हैं ना, तो इन लोगों को वहाँ के लेवल का पता है, तो हम इनके साथ ट्रेनिंग करके, इनके साथ रोल करके हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में, वो कितने पानी में। मुंतज़मीन का कहना है असल मकसद उन खिलाड़ियों को आगे लाना है जो ट्रेनिंग्स के लिए मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये प्योर MMA फाइट होने जा रही है पहली मरतबा कराची में, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल खिलाड़ी को भी बुलाएं। अज़रबैजान से हैं, UK से हैं और अफ़गानिस्तान से हैं, और टैलेंट तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि दूसरे हमारे एथलीट जो जा सकते हैं वो तो ब्राज़ील जाके या USA जाके या थाईलैंड जाके अपनी कोचिंग मतलब वो कर लेते हैं, ले लेते हैं। मेरा मकसद ये था कि UFC के कोचेस को मैं पाकिस्तान बुलाऊँ, ताकि इन लड़कों को जो इनमें कमी है, लाइक जुत्सु में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो मैं चाहता हूँ ग्रैपलिंग में ये बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिलेगी। मुल्की और गैर मुल्की MMA फाइटर्स 27 मार्च को एक्शन में दिखाई देंगे। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ खिजर आजम, समा, कराची। चलें जी, इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।